हेलो एवरीवन। आज 23 जुलाई 2020। 5 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो आज का पहला आर्टिकल है रीपर्पस ड्रग। तो मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। रीपर्पस ड्रग, इसका क्या मतलब है? रीपर्पस ड्रग का मतलब ये है कि ऐसा ड्रग जो ऑन द कंडीशनल यूज किया जाए, या फिर जो सिम्टम के हिसाब से किसी एक सिम्टम के लिए, किसी एक बीमारी के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाए, तो रीपर्पस ड्रग्स को कहा जाता है। यानी कि जो जिसका पर्पस डिफाइन नहीं है, ठीक है। यानी कि सिम्टम देख करके इसका इस्तेमाल कर लिए, या फिर ऑन द किसी कंडीशन पर जो है इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये रीपर्पस ड्रग होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है रीपर्पस ड्रग का, जैसे कि फेविपिरावीर। तो ये ड्रग क्या है? ये ड्रग काम आता है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है ये। यानी कि इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण, जो सिम्टम्स है, उसके लिए ये दिया जाता है फेविपिरावीर। तो ये दवाई जो है जापान में डेवलप किया गया। तो ये दवाई हमारे देश में कोविड-19 के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, काफ़ी भारी मात्रा में, ठीक है। तो इसके लिए पीछे आर्टिकल हम डिस्कस भी किए थे कि फेविपिरावीर भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कैसे अप्रूवल दे दिया और फेविपिरावीर कैसे धड़ल्ले से हमारे देश में बिक रही है। तो एक सिम्टम के तौर पर देखिए, इन्फ्लुएंजा के एक सिम्टम के लिए इसका इलाज किया जा सकता है। टोटली कोविड-19 पर पूरी तरीके से ये असरदार नहीं है, इसी तरीके से इसको रीपर्पस ड्रग कहा जा सकता है। दूसरा है रेमडेसिविर। ये दवाई जो है एबोला के लिए बनाया गया था। तो ये एक बीमारी एबोला के लिए इस्तेमाल किया गया, तो लेकिन अभी हाल ही इसका इस्तेमाल कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए भी किया गया है। तो ये है एग्जांपल रीपर्पस ड्रग का। तो एक एग्जांपल और यहाँ पर आइटोलिजुमैब, ठीक है। तो ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। ये इम्यूनिटी को हेल्प करती है पेशेंट को, और इसका इस्तेमाल कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए कोविड-19 पेशेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रीपर्पस ड्रग का मतलब आप समझ गए होंगे। तो कहा जाता है कि रीपर्पस जो ड्रग होता है, जो एक बीमारी, एक कंडीशन में जो यूज किया जाता है, तो ये ड्रग जो होता है ये महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो सपोज कॉस्टली क्यों होता है? कॉस्टली जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है वो कॉस्टली होता होगा, रॉ मटेरियल कॉस्टली होगा, एक्सेपेंट कॉस्टली होगा। यानी कि जो अथॉरिटी मेडिसिन को जो अथॉरिटी अप्रूव करती है वो कॉस्टली होगा, फॉर्मुलेशन कॉस्टली होगा, पैकेजिंग होगा, और फिर एक जो मार्जिन है, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन, जो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो तय करता है, तो ये सब लगा करके ड्रग जो है कॉस्टली हो जाता है। तो रेमडेसिविर की बात करें तो ये $9 जो है पड़ता है इसके ट्रीटमेंट के लिए $9 पड़ता है इसकी प्रोडक्शन $9 बताई जा रही है। और फेविपिरावीर तकरीबन $20 पड़ता है पर पेशेंट। $9 रेमडेसिविर और फेविपिरावीर $20। तो ये ड्रग का अप्रूवल कौन देता है? ठीक है, ये ड्रग तो ठीक है, मतलब रीपर्पस ड्रग को ये कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है, इसकी परमिशन कौन दे सकती है? मतलब कुछ सिम्टम में जो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है और उस ड्रग को किसी पेशेंट में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो इसका अप्रूवल कौन देता है? तो इसका अप्रूवल देने वाला जो अथॉरिटी है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये अप्रूवल दे सकती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये दे सकती है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ये दे सकती है, जो हर देश का होता है, ठीक है, वो दे सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारे देश की बात है, तो ये अप्रूवल कर सकती है। तो देखिए कंट्री कैसे इसका प्राइस जो है रेगुलेट करती है, कैसे फिक्स होती है। तो सिमिलर टू फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो देखिए हर एक ड्रग का क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब यह है कि उस कंपनी के लिए वो पूरी तरीके से खास होता है कि कोई दूसरी कंपनी जो है उस ड्रग को निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि उस रिसर्चर उसको रिसर्च करने में, उसको उस ड्रग को स्पेसिफिक बीमारी के लिए बनाने में उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ा। तो उनके पास ये होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। तो ऐसे में ये कंट्री क्या होती है कि मतलब जो ओरिजिन होता है, जो मेडिसिन को जो ओरिजिन करने वाली जो कंट्री होती है, तो उसके पास जो है ये अथॉरिटी होती है, और फिर वो अपने हिसाब से उसको मेडिसिन को बेचते हैं। इंडियन पेटेंट लॉ हैव ए सफिशिएंट प्रोविजन फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो पेटेंट लॉ वही है, पेटेंट लॉ मतलब वही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए जो अथॉरिटी जो ये प्रोवाइड कराती है, उसको पेटेंट लॉ के अंदर ये रखा जाता है। तो हमारे यहाँ कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ मेडिसिन है, तो ये चीज़ें हैं। तो मेनी कंपनीज टू अवॉइड एंड कोर्सिव मूव बाय गवर्नमेंट एग्री अपॉन वॉलंटरी लाइसेंस विद द जेनरिक कंपनीज। तो हमारे देश में ये चीज़ें हैं कि कोई भी अथॉरिटी जब तक उसको स्वीकार नहीं करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उसका जेनरिक वर्जन नहीं बना सकते, ठीक है। देखिए जेनरिक वर्जन बनाने के बाद दवाई बहुत सस्ती हो जाती है। तो ये था आर्टिकल। तो इसमें खास तौर से आप ये देख ले क्या था? रीपर्पस ड्रग, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। दूसरा आर्टिकल है न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस। तो मेन जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो सवाल है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड फूड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इट इज़ ईयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैलन्यूट्रिशन एंड हंगर। तो रहा सवाल फूड सिक्योरिटी का, तो भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन जब भारत में आया
60 के दौर में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा कि आप 50 शब्द में इसको लिखें। अगर आप लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी पर लिख लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? तो इसको मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट लेकर कहूँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का ये मकसद था कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को कंफर्म करना है और अनाज की पैदावार को बढ़ाना है। तो इसके लिए हमने मैक्सिको से लाई गई बहुत ही उत्पादक हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करके अपनी खाद्यान्न व्यवस्था को, अपनी खाद्यान्न कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की, और फिर उससे हमारे देश में किसानों का भला हुआ, हरित क्रांति आई, बहुत हमारे अनाज में पैदावार में बढ़ोतरी हो गई, और फिर हमारी जो है कह लें कि फूड सिक्योरिटी जो है हमारी कंफर्म हो गई। तो ये समस्या तो ठीक है, कंफर्म हो गई, लेकिन एक समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी है, और वो है माल न्यूट्रिएंट्स का मतलब कुपोषण का शिकार है बच्चे, भूख के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं महिलाएं खास तौर से, और इसके कई सारे वजह है, बच्चे भी कुपोषण के शिकार है, इसके कई सारे वजह है। तो वैसे कई सारे वजह मैं कह रहा हूँ। तो हमारे देश में जो हरित क्रांति है, फूड सिक्योरिटी है, पूरी तरीके से खाने की कोई चीज़ें की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुपोषित बच्चे आपको करोड़ों में मिल जाएंगे, बहुत सारे जिनको 3 टाइम का खाना नहीं मिल पाता, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो इसके रीज़न क्या है? माल न्यूट्रिएंट्स और हंगर के रीज़न इंडिया में क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है? आप 100 शब्दों में इसको लिख करके दिखाइए। तो करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो हमारे सामने है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसा क्यों है? मतलब हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, खाने की चीज़ें की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुपोषण है बच्चे और भुखमरी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा ये है कि हमारे देश में असमानता बहुत ज़्यादा हो गई है। असमानता का मतलब क्या होता है? असमानता का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के पास 100 आदमी का खाना जब जमा हो जाए तो 99 आदमी का हक एक ही बंदा उठा लेकर के दबा करके रखा हुआ है। तो असमानता जब हो जाती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, तो वहाँ के जो मार्जिनल सेक्शन के लोग जो होते हैं, जो गरीब तबके के लोग, उन लोगों के हक को भी एक ही बंदा, जो ज़्यादा जिसके पास कैपेसिटी होता है, पावर होता है, और कैपेसिटी में सारी चीज़ जोड़ दीजिए, तो ये चीज़ें जब उसके पास होती है तो वो दूसरों का भी जो है वो उसके पास जमा हो जाता है। तो इसके वजह से असमानता होती है। तो बात यह है कि देखिए हमारी पर कैपिटा कंजप्शन जो है, माल न्यूट्रिएंट्स का वजह ये कि पर कैपिटा कंजप्शन जो है प्रोटीन का, जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन होनी चाहिए, मीट का, पोल्ट्री, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये लोवेस्ट है, दुनिया में सबसे लोवेस्ट है। जो एक बंदे को पर कैपिटा प्रोटीन चाहिए, हर एक बंदे को जितना उसके शरीर का वजन है, जितना उसके उम्र है, उस हिसाब से उसको जितना प्रोटीन चाहिए, जितना मीट चाहिए, जितना चिकन चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, ये दुनिया में सबसे कम है, ठीक है। बहुत दुख की बात है। तो इसके वजह क्या है? परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर का मतलब समझ रहे हैं ना? सपोज दैट आपके पॉकेट में अभी 100 रुपया है और आप मार्केट में हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या है? 100 रुपया है। मतलब 100 रुपया में जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो आपकी परचेजिंग पावर है। हमारी बात समझ में? तो 100 रुपया आपकी परचेजिंग पावर है। तो उसी तरीके से हमारे देश में जो गरीबी है बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा जो है बहुत गरीबी के शिकार है। तो उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, प्रोटीन परचेजिंग पावर नहीं है, उनके पास मीट परचेजिंग पावर नहीं है, पोल्ट्री परचेजिंग पावर नहीं है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब नहीं है। तो ये इस वजह से जो है वो माल न्यूट्रिएंट्स का शिकार है, भुखमरी का शिकार है। तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा कैसे? परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा जब उनके पास एजुकेशन होगा। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा जब उनके पास स्किल होगा। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा जब उनके पास सरकार ऐसी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स और ऐसे लॉ लेकर के आएगी ताकि उनको उनके ही देश में उनके साथ जो अत्याचार, जो बराबरी के हक जो उनको नहीं मिल पाता, डेमोक्रेसी तो है लेकिन जो चीज़ें पावरफुल लोग जो अपनी मनमानी तरीके से चीज़ें करते हैं, अगर ये सब चीज़ें ठीक हो तो उम्मीद है कि उनके पास भी आने वाले वक्त में उनकी स्थिति में भी सुधार हो जाए। लेकिन ये परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसका सबसे मेन रीज़न एजुकेशन को आप देख सकते हैं। और एजुकेशन हमारे देश में क्या हालत है? हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही ख़राब। तकरीबन 28 लाख से ज़्यादा जो है प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, लेकिन पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं कि 28 लाख से ज़्यादा प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, लेकिन इस सिचुएशन क्या है? कहीं भी पढ़ाई नहीं होती अच्छा से। एक एक्सेप्शनल होगा कोई 2-4-10 तो नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन जो है 99% कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो ये वजह है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो यही है कि सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, इसको एक लक्ष्य के साथ जो है आबादी के हिसाब से हमको उसको एक टारगेट रखना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए काम करना चाहिए। एरिया स्पेसिफिक अप्रोच करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। प्रोडक्शन में जो चीज़ें अगर इंक्रीजमेंट हो जाए तो वो चीज़ें सस्ती हो जाएगी, तो परचेजिंग पावर के लायक हो जाएगी गरीब लोगों के। तो इसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, खासतौर से एनिमल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक है। ग्रीन प्रोडक्शन तो हमारे पास है, एनिमल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और जियोलॉजिकल जोन, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें एक अच्छा एग्रो जियोलॉजिकल जोन बनाना होगा। क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव सबसे ज़्यादा गरीबों पर ही पड़ता है। गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। क्लाइमेट चेंज का भी शिकार कौन होता है? गरीब लोग ही होती है। ग्रेटा बर्ग जो 13 साल की एक लड़की थी, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो सारे बड़े बड़े नेताओं को जो डांट लगा रही थी और वो रो रही थी, उनका कहना क्या था कि आप अमीर लोगों की वजह से ही गरीब लोग जो है
बीमार है, आप अमीर लोगों की वजह से ही जो है गरीब कंट्री जो है अस्त व्यस्त है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया को आपने तरक्की कर ली, लेकिन गरीब लोग उन तरक्की के दुख आज भी काट रहे हैं आपकी वजह से। तो वो मासूम सी बच्ची की जो उसका पैगाम था बहुत ही शानदार था, और ट्रम्प जैसे लीडर को तो कोई कुछ असर नहीं हो रहा था, वो तो हंस रहे थे। और उनका मशवरा था कि थ्रेटा बर को चाहिए कि जाकर के कोई अच्छी सी हॉलीवुड फिल्म देखे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो जो ये जो है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का असर गरीबों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो रिस्क असेसमेंट प्राइस सपोर्ट की जाए ताकि वो ले पाएँ। ठीक है, प्रोडक्शन प्लान हो अच्छा सा। द प्रेजेंट फार्म इनपुट सब्सिडी regime will need to shift on the one of the four payment for farm ecosystem service like environmentally sustainable agriculture practice. Government should fix prices based on the real cost of growing food without sacrificing farmer interest for the sake of cheap for consumer। आपको समझ में आ रही है ना? तो सरकार को भी चाहिए कि फूड को इतना ज़्यादा एक्सेस दाम में ना होने दे, एक फिक्स प्राइस हो और ग्रोइंग अच्छा हो, सेक्रीफाइंग फार्मर इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ चीप फूड फॉर कंज्यूमर। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें जाहिर सी बात है दाम कम ही हो जाएगी। मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पर ये चीज़ें निर्भर करती है। जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, जब डिमांड कम हो जाएगा तो रेट कम हो जाएगा, और जब सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो सरकार को ये प्लान बनाना चाहिए, डबल एग्रीकल्चर रिसर्च पर खर्च करनी चाहिए। ठीक है, improve the traceability quality of produce, collaborating with the private sector, encouraging the use digital technology। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलकर के काम करना चाहिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए एग्रो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ए 20 ईयर अवेयरनेस कैंपेन हैज़ लॉन्च, 20 साल का अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया। हेल्दियर ईटिंग हैबिट, एक स्वस्थकर खाने की आदतें लॉन्च की गई है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए जीरो हंगर जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक, तो उम्मीद तो नहीं है कि ये पूरा हो पाएगा 2027 तक, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को कोशिश करनी चाहिए। चौथा आर्टिकल है काउंटर चाइना पॉलिसी। तो मेंस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर गलवान घाटी में देखा, हमारे 20 जवान शहीद हुए। तो अब भारत को बॉर्डर एंगेजमेंट टॉक क्या हुआ कि चाइना के साइड से इंडिया के साइड से टॉक तो हुआ, लेकिन चाइना क्या चाहता है कि इंडिया के एलएसी साइड में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया के साइड में एक बफर जोन बनाना चाहता है चाइना। ठीक है, और ये बफर जोन बनाने का मकसद ये है कि वो जो पश्चिमी इलाका है कोंगा पास को एक्सेस करना चाहता है, हमारे कोंगा पास का इलाका एक्सेस करना चाहता है चाइना। तो ये एक बहुत ज़बरदस्ती की बात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बफर जोन बनाना, और ख़ासतौर से वो भी इंडिया साइड में। ये चाइना जो कि बहुत भारत के लिए बहुत बड़ा एक झटका ही कहा जाएगा। तो चाइना अगर सक्सेस हो गया तो ये काफ़ी जो है बहुत बड़ा झटका। देखिए अभी सक्सेस नहीं हुआ है, अभी कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए चाइना की पॉलिसी, हमारे साथ कई सारे एग्रीमेंट हमने चाइना के साथ किए। ठीक है, हमारा 1993 में चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट था। ये एग्रीमेंट क्या था, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट एग्रीमेंट था हमारे साथ, कि चाइना के साथ हम बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बातचीत के माध्यम से और एक अच्छे बिहेवियर से, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते डील कर लेंगे। 1993 में हमारा एग्रीमेंट था, 1996 का, 2005 का, 2013 का, लेकिन चाइना ने किसी भी एग्रीमेंट का पास नहीं रखा और चाइना ने सब एग्रीमेंट को पास कर दिया। ठीक है, तो जो ड्रीम है, भारत का एक ड्रीम है कि एक फ्री एशिया हो, एक पीस जोन हो, डेवलपमेंट हो। तो ऐसे में एशियन कंट्री के लिए काफ़ी चैलेंजेज है। तो इंडिया के लिए ऑप्शन क्या है, तो इंडिया के लिए तो वही ऑप्शन है कि पहाड़ पर चढ़ना मतलब चाइना को पुश करना। और दूसरी बात यह है कि जैसे पाकिस्तान की एक्टिविटी जो चाइना के साथ है, तो जैसा जवाब इंडिया पाकिस्तान को देता है वैसा जवाब चाइना को दे, दूसरा ऑप्शन ये है। और डिप्लोमेटिक देखो, ये तो हो गया मतलब हार्ड एक्शन की बात कर ली है। ठीक है, मतलब पहाड़ पर चढ़ने के जैसा बराबर जो बात कर लें कि चाइना को हम पुश करें, या फिर दूसरा काम जैसा कि पाकिस्तान के साथ हम रिएक्शन देते हैं वैसा चाइना के साथ भी रिएक्शन दे, तो ये हो गया एक हार्ड लाइन हो गया। और डिप्लोमेटिक ऑप्शन इंडिया के पास क्या है, डिप्लोमेटिक ऑप्शन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने चाइना को नंगा करे, कहने का मतलब है कि चाइना को एक्सपेंशन पॉलिसी जो चाइना की है ये लोगों के सामने एक्सप्लेन करे, लोगों के सामने ये चीज़ें जाहिर करे, ताकि भारत ये साबित हो कि भारत पीसफुल कंट्री है, भारत पीस चाहता है, किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं चाहता है। जबकि चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट है, ये अपने को बढ़ाना चाहता है। तो ये चीज़ें भारत दुनिया के सामने चीज़ों को लेकर के आए। ठीक है, और एक चीज़ मेरे हिसाब से अभी भारत को करना चाहिए, नेम। देखिए नेम क्या था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बनाया गया था जब दुनिया दो खेमे बट रही थी, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जब दुनिया दो खेमे बट रही थी, एक हो रहा था एलाइड फोर्स और एक हो रहा था क्या था, एलाइड फोर्स कौन था, और एक था, सॉरी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इसमें जो था एलाइड फोर्स था। ठीक है, एलाइड फोर्स में कौन कौन था जरा आप देख लेना। ठीक है, तो एलाइड फोर्स में शायद ब्रिटेन था, फ्रांस था और रसिया था। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और एक फोर्स था जिसमें टर्की था, जर्मनी था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, शायद ये लोग थे। तो इसमें क्या ना, एक खेमा दो खेमा में बट रहा था। तो ऐसे कंडीशन में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ादी के कार पर था, भारत आज़ाद हुआ। ठीक है,
सॉरी, मतलब ये उस दौर की बात नहीं है, कोल्ड वार की हम बात कर रहे हैं। मेरे ध्यान में कोल्ड वार चल रहा था, लेकिन मैं कुछ और बोल रहा था, वर्ल्ड वार। तो कोल्ड वार के दौर में जब दुनिया दो खेमे बट रही थी, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू के बाद, जब दुनिया दो खेमे में बट रही थी, एक साइड जो है दो पावर निकल करके आई थी वर्ल्ड वार टू के बाद। वो दो पावर था, एक यूएसए और एक था यूएसएसआर, ठीक है। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। तो ये दोनों के खेमे में दुनिया बढ़ रही थी, कंट्री जा रही थी। तो जो कंट्री जो नया नया जो आज़ाद हुई थी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, और उस टाइम के जितने मलेशिया हो गया, ये सब कंट्री का ये लक्ष्य था कि हम ना यूएस साइड में जाना चाहते हैं, हम ना यूएसएसआर साइड में जाना चाहते हैं, हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे देश ने बहुत अहम रोल निभाया था, और 2-4 लीडर के द्वारा, एक इजिप्ट का, एक मलेशिया का, इंडोनेशिया का और हमारे देश का, ठीक है, इन 3-4 लीडरों ने मिल करके नॉन एलाय मूवमेंट चलाया, ठीक है, नॉन एलाय मूवमेंट कैंपेन चलाया। इससे कई सारे देश जुड़ते चले गए, तकरीबन 93 कंट्रीज में जो है यूएसए और यूएसएसआर के खिलाफ, यानी कि खिलाफ नहीं, मतलब निष्पक्ष तौर पर कि हम किसी के गुट में नहीं जाना चाहते, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम अपने गरीबी से दूरी चाहते हैं, हम अपने जनता का भलाई चाहते हैं, हम लड़ाई या डिस्प्यूट में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो नेम था। तो अब क्या है ना, भारत को नेम का इस्तेमाल करना चाहिए, नेम का लीडरशिप रोल निभाना चाहिए। बाकी जो नेम के कंट्री है उनसे उनका लीडरशिप रोल अदा करनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत एक अट्रैक्टिव मार्केट है, भारत के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। तो भारत लीडरशिप रोल अदा कर सकता है नेम में, और यहाँ पर भी चाइना के खिलाफ जो है भारत एक अच्छा कूटनीतिक चाल चल सकता है, ठीक है। तो भारत को नेम को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक नेम की जो समिट है हमारे साइड से, सिर्फ एक बार समिट जो है हमारे प्रधानमंत्री ने अटेंड किया, लेकिन बाकी जितने भी समिट है अटेंड नहीं किया गया, और इस समिट को हमने बहुत ही हल्के में लिया, ठीक है। ये भी एक मिस्टेक कहा जा सकता है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, नेम को आगे लेके जाना चाहिए, नॉन एलाय मूवमेंट इसको आगे लेके जाना चाहिए, और इसमें लीडरशिप रोल अदा करना चाहिए, ठीक है। तो भारत को चाहिए कि अपने जो पड़ोसी देश है, कम से कम उसको कॉन्फिडेंस मिले, उसको खुश रखे, खासतौर से नेपाल और बांग्लादेश, ये दो देशों को हम खुश रखें। लेकिन नेपाल के साथ भी हमारा टेंशन है, और बांग्लादेश के साथ भी हमारा टेंशन हो गया था, लेकिन बांग्लादेश के साइड से तो अभी जो वहाँ की प्रधानमंत्री है, तो वहाँ से हमारे कह लें कि रिश्ते, वहाँ उस प्रधान जो पार्टी भी चुनी गई है, अवामी लीग जो बांग्लादेश की जो पार्टी है, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री है, तो वहाँ से कह लें कि एक अच्छा, मतलब कह लें कि वो हमारे देश के साथ रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन एनआरसी जो असम में जो कंडक्ट किया गया था, और हमारे देश के नेता जो बांग्लादेश के बारे में जो कहते हैं, जो कमेंट जो आता रहता है, तो इसको लेकर रिश्ते ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी तरफ से, हमारे जो लीडर है उनको ये चीज़ को रोकना चाहिए, और एक इंटरनेशनल पॉलिसी को समझते हुए जो है सरकार को एक अच्छा रिश्ता नेपाल से और बांग्लादेश से बनाना चाहिए। तो चाइना का एग्रेसिव रोल जो है, इसका जवाब इसका जवाब डायरेक्टली तो काफ़ी मुश्किल है, तो ये सब कदम उठाना चाहिए, ठीक है। और इंडिया शुड बैलेंस रिलेशन विद ईरान एंड द यूएस, और ईरान और यूएस के बीच, जो कि दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन रहता है, तो भारत को ना ईरान से दूरी रखनी चाहिए, ना यूएस से दूरी रखनी चाहिए। तो दोनों के बीच में भारत को संतुलन बनाना चाहिए, और ये संतुलन बनाने के लिए बहुत अकल लगाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक जो है चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है मालाबार एक्सरसाइज में जो है कंडक्ट करते रहे। मालाबार एक्सरसाइज जो है इंडियन मेरीटाइम, यानी कि इंडियन ओशन में किया जाता है। तो मालाबार एक्सरसाइज में 3-4 देश है, एक तो इंडिया है, और दूसरा यूएस है, तीसरा जापान है, और अब जो है ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने वाला है। तो इन देशों के साथ जो है भारत अच्छा ट्रायलेटरल रखे, एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहे, ताकि चाइना का जो है एग्रेशन जो है उसको थोड़ा डाउन कर सके, और कह ले कि चाइना को थोड़ा सा मतलब हमारी भी थोड़ा सा कह ले कि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, समझ रहे बात? हाँ, ये बात है। तो ये था द हिंदू का आर्टिकल। अब एंटी डिफेक्शन आप समझते हैं कि जो लीडर को जिसकी आदत है कैरेक्टर ढीला होता है, ठीक है, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। कैरेक्टर ढीला का मतलब यह हुआ कि जैसे कि वो ऐसी हरकतें करते हैं जिसके वजह से पार्टी से बाहर कर दिए जाने का उनको धमकी दी जाती है, या फिर वो दोनों वजह हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि अगर कोई लीडर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, और वो अपने पार्टी के लिए, या फिर उसकी पार्टी कोई गलत काम करती है और उसके लिए वो आवाज़ उठाता है या फिर कुछ बोलता है, तो हो सकता है उसको अच्छे काम करने की वजह से उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा रहा है, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। और दूसरा ये हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, कोई ज़्यादा लालच दे रहा है, ठीक है, किसी नेता को ज़्यादा लालच दे रहा है, किसी एमपी को लालच दे रहा है, एमएलए को लालच दे रहा है कि आ जाओ 100 करोड़ में दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है, और सरकार बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है ये सब व्यवहार करने की वजह से, ठीक है। तो 10वें संविधान के 10वें शेड्यूल में, ये 10वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ है, ठीक है, डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात इसकी सबसे त्रुटि क्या है? सबसे बड़ी त्रुटि है कि ये तय करने का फैसला, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर होगा, और ये परमिशन पूरी जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होता है, ये पूरा स्पीकर के हाथ में होता है। तो सबसे बड़ा यहीं पर दिक्कत हो जाता है। और स्पीकर कौन होता है? स्पीकर चुना हुआ पार्टी का होता है, जीती हुई पार्टी का। जो सरकार में जो पार्टी होती है उसी के पार्टी का ही बंदा स्पीकर होता है। तो अगर वो नेता, अगर वो लीडर उसके पार्टी का है जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है, तो वो बंदा क्यों चाहेगा कि इसको जो है निकाला जाए? वो फैसला ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये भी एक बात है। तो इसमें जो है वही सब बातें यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो इंजीनियरिंग रिजर्वेशन तो होना चाहिए। गवर्नर का भी रोल उसी तरीके से रहता है। गवर्नर भी पार्टी का ही आदमी होता है, ठीक है, यानी कि पार्टी का इनडायरेक्टली होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। तो ये कह लें कि एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी कमज़ोर है हमारे देश में, तो इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। 10 शेड्यूल को ही हटा देना चाहिए। और जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इसके लिए री इलेक्शन जो करने की बात है कि 6 महीना के अंदर या 1 साल के अंदर अगर किसी बंदे को एंटी डिफेक्शन लॉ से के जरिए से हटा दिया गया है, 6 महीना के अंदर या 1 साल के अंदर फिर से चुन के आ जा सकता है। तो इन चीज़ को हटाना चाहिए, मतलब इसमें चेंजेस लाना चाहिए, ठीक है। और जो ब्रिटिश टेंडेंसी है स्पीकर को जो है इलेक्ट करने का, ये टेंडेंसी को अपनानी चाहिए। 5वां आर्टिकल है इंडिया इंक्वायर्ड, तो इंडिया इंक्वायर्ड वही आर्टिकल है मेन जिसको 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मालाबार एक्सरसाइज जो कि इंडियन ओशन में किया जाता है, इसमें 4 देश है। इसमें 4 देश कौन है? यूएस है, इंडिया है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है। तो एक मेरी टाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है? चाइना को कंटेन करने का मकसद है, और चाइना को कंटेन करने का मकसद है, ठीक है। तो इसमें यही है कि चाइना पाकिस्तान, तो इसके जो कि चाइना और पाकिस्तान की जो एक्सिस है इसके खिलाफ ही है। तो टेंशन को डाउन करने का, मिलिट्री एडवांटेज जो चाइना के पास उसको डाउन करने का, साउथ एशिया को चाइना को कंटेन करने का, मतलब चाइना के लिए ही, मतलब दृष्टिकोण से ये जो है मेरी टाइम एक्सरसाइज जो है भारत जो है करता है इन 4 देशों के साथ। तो ये फर्स्ट टाइम जो है 1992 में हुआ था, यूएस नेवी के साथ हमारा हुआ था, कोड नेम्ड मालाबार था, ठीक है। तो इस वक्त हुआ था। 2015 में जापान को भी जोड़ा गया और 2020 में जो है ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लिया जाएगा। तो इसमें 3 देश है लेकिन अभी 4 हो जाएंगे। तो ये एक बात है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सारी टॉपिक समझ में आया, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखें, और ये जो नोट्स है इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अपना खुद का नोट्स बनाएं, ठीक है। थैंक यू।